सो व्हाट इज एनीलिंग एंड टाइप्स ऑफ एनीलिंग जो है हम पढ़ेंगे। एनीलिंग क्या है? स्टील इज अनील टू रिड्यूस द हार्डनेस। हम एनीलिंग का प्रोसेस क्यों करते हैं? ताकि हम हार्डनेस को रिड्यूस कर सकें, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी यानी ताकि उसकी मशीनिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सकें, फैसिलिटेट कोल्ड वर्किंग को भी इंक्रीज कर सकें, प्रोड्यूस अ डिजायर स्ट्रक्चर। हमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर चाहिए हम उसको प्रोड्यूस अ डिजायर माइक्रो स्ट्रक्चर। फुल एनीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग स्टील बाय हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल। फुल प्रोसेस क्या है जो हमारे पास क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग द स्टील। हम स्टील को सॉफ्टनिंग नरम करते हैं बाय हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल, हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल से, सो दैट इट मे बी बेंट और कट इजिली, ताकि इसको हम बेंट कर सकें हम और इजिली कट कर सकें। In annealing, steel is heated above transformation temperature to form austenite and cooled very slowly, usually in the furnace. इन एलिनिंग क्या है कि स्टील को हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर से अबव ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर उसको हीट करते हैं टू फॉर्म ऑस्टेनाइट, ताकि वो ऑस्टेनाइट की शेप आ जाए। फिर उसको बहुत कूल करते हैं वेरी स्लोली, यूजली इन द फर्नेस में। देन हमारे पास क्या है एनीलिंग के? हमारे पास क्या है? हमारे पास फुल एनीलिंग में हम उसको डक्टाइल बनाने के लिए हम उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, उसकी मशीनिंग इंक्रीज करते हैं, उसकी हार्डनेस इंक्रीज करते हैं। ठीक है। देन ये देखें उसको हीट दिया है, हीट ट्रीटमेंट देते हैं और हम उसकी स्ट्रेसेस जो हैं उसको बाहर निकालने के, जो हमारे स्ट्रेसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यूरिंग द वर्किंग हमारे पास जो स्ट्रेसेस पैदा हो गए हैं हम उसको रिलीव करते हैं, रिलीव द स्ट्रेसेस, हम उस स्ट्रेसेस को रिमूव करते हैं। एनीलिंग प्रोसेस में वो हीटेड इट अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर? क्या होता है? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहां हमारे पास नए ग्रेन्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, हमारा जो स्ट्रक्चर की है स्ट्रक्चर चेंजिंग्स पूरी हो जाती है, दैट इज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जहां हम उसको हीट देते हैं और न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, दैट इज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर ऑस्टेनाइट को हीट करते हैं। ये इसकी मेटल की थिकनेस पे डिपेंड करता है कि हमने उसको कितनी देर रखना है, फिर उसको आराम से उसको ठंडा करते हैं, दैट इज द एनीलिंग प्रोसेस। हम उसको फिर कूल वेरी स्लोली यूजली इन द फर्नेस में। हमारे पास एनीलिंग के देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनीलिंग। हमारे पास कुछ सेवरल टाइप्स की एनीलिंग। ब्लैक एनीलिंग, हमारे ब्लैक एनीलिंग में हमारे पास का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का एनीलिंग का होता है, उसे हीटिंग करते हैं तो उसका कलर ब्लू कलर आ जाता है। बॉक्स एनीलिंग में क्या है? हमारे पास उसका ब्राइट एनीलिंग है, उसमें हमारे पास जो कलर आ जाता है वो ब्राइट कलर आ जाता है। फ्लेम एनीलिंग इंटरमीडिएट एनीलिंग कहलाती है। आइसोथर्मल एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग, ये सारी एनीलिंग के प्रोसेसेस जो हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमारे पास क्लासिफिकेशन की हुई है एनीलिंग की प्रोसेसेस की अकॉर्डिंग टू देयर हीट ट्रीटमेंट, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिफिक पर्पस। अब हम हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस में कि हमारे पास एनीलिंग के प्रोसेस हैं फुल एनीलिंग, पार्शियल एनीलिंग, सब क्रिटिकल एनीलिंग। फुल एनीलिंग प्रोसेस में है कि हम उसको ऑस्टेनाइट को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट करते हैं। ठीक है। और हमारे पास अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के 723 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा ऑस्टेनाइट का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। और पार्शियल एनीलिंग में क्या करते हैं हम उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे हीट करते हैं। और सब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? इन दोनों अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के दरमियान उसकी हीटिंग करते हैं। देन हमारे पास क्या? फेज ट्रांसमिशन में भी हमारे दो किस्म के फेज हैं, फर्स्ट ऑर्डर एनीलिंग है, एक सेकंड ऑर्डर एनीलिंग है। यानी कि हम उसकी फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि उसमें जो है फर्स्ट ऑर्डर हम लोग क्या कहते हैं कि हम मेटल इज प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग द मेटल बाय द रिमूवल ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स एंड इंटरनल स्ट्रेसेस। फर्स्ट ऑर्डर में हमें होता है कि हम उसकी मेटल को सॉफ्ट करना चाह रहे हैं, हार्ड करना चाह रहे हैं, उसकी स्ट्रेसेस को रिमूव करना चाह रहे हैं। और जो सेकंड ऑर्डर एनीलिंग होते हैं उसमें क्रिस्टल्स की न्यू फॉर्म बनती है, वेयर न्यू ग्रेन्स रिप्लेस दोज डिफॉर्म बाय द इंटरनल स्ट्रेसेस। हमारे पास इसमें सेकंड ऑर्डर में हमारे पास न्यू क्रिस्टल्स की फॉर्म बनती है। देन हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस है कि हमें फुल एनीलिंग में हमें सॉफ्टनिंग करनी है, आइसोथर्मल एनीलिंग में हम लोग क्या चाहिए, डिफ्यूजन एनीलिंग। आइसोथर्मल में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर काफी देर। और डिफ्यूजन एनीलिंग में ताकि वो आपस में अच्छी तरह मिक्स कर सकें, जिस तरह पार्शियल एनीलिंग है, रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग है, सल्फोडाइजेशन एनीलिंग है, इसमें हम सॉफ्टन करते हैं स्टील को। इन फुल एनीलिंग स्टील इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। मैंने क्या कहा था कि हम स्टील को अबव क्रिटिकल टेम्परेचर से हीट करते हैं और फिर उसे आहिस्ता से
हम उसे क्या करते हैं, उसे देन कूल्ड वेरी स्लोली, उसे बहुत आराम से उसे कूल करते हैं। पार्शियल एनीलिंग इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट एनीलिंग। पार्शियल एनीलिंग को हम इनकम्प्लीट एनीलिंग भी कहते हैं। इट्स इंटरक्रिटिकल एनीलिंग involves heating a steel to temperature lying between lower critical temperature and upper critical temperature। तो इसमें हम उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के दरमियान में उसकी हीटिंग करते हैं। और सब क्रिटिकल एनीलिंग क्या होती है, सब क्रिटिकल टेम्परेचर एनीलिंग में क्या होता है कि हम ये हीट ट्रीटमेंट के हिसाब से उसकी एनीलिंग है, इन विच द मैक्सिमम टेम्परेचर विच इज हीटेड इज ऑलवेज लेस देन द लोअर क्रिटिकल। इसमें जो हम हीट करते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस होता है। फुल एनीलिंग में हमारा टेम्परेचर, अब हमारा ऑस्टेनाइट का टेम्परेचर, हमारा जो हीटिंग का टेम्परेचर होता है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होता है। पार्शियल एनीलिंग में हमारा टेम्परेचर लाई बिटवीन द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। और सब क्रिटिकल एनीलिंग में हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो लोअर क्रिटिकल एनीलिंग से कम होता है। देन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज के जो हमारे फेज चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से उनकी हमने एनीलिंग की हुई है। उसमें फर्स्ट ऑर्डर एनीलिंग है और सेकंड ऑर्डर एनीलिंग है। फर्स्ट ऑर्डर एनीलिंग इज परफॉर्म्ड ऑन स्टील विद द सोल एम ऑफ अचीविंग सम प्रॉपर्टी। हमारा अक्सर मकसद क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर एनीलिंग में कि हम कुछ प्रॉपर्टीज को अचीव कर सकें। एनी चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टील अचीव बाय दिस टाइप, हम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी हम प्रॉपर्टीज हम जो अचीव कर सकें, हमारा फर्स्ट ऑर्डर एनीलिंग में हमारा मकसद होता है। It is correlated to phase transmission. It can be performed at wide range of temperature above or below the, और ये above या below critical temperature से हमेशा ये जो फर्स्ट ऑर्डर एनीलिंग होती है above या below critical temperature की होती है कि यहाँ इसकी हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी होती है वो अबव या बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर से फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। और सेकंड ऑर्डर, और इसमें हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट ऑर्डर एनीलिंग में हम इसके क्रिस्टल डिफेक्ट्स को रिमूव करते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस जो हमारे पास हो जाती हैं उनको रिमूव करते हैं, हम मेटल को सॉफ्ट करते हैं। लेकिन हम सेकंड ऑर्डर एनीलिंग क्यों करते हैं, सेकंड ऑर्डर एनीलिंग का differs from the former sense that the end result in the former are essential, क्योंकि इसमें हमारे पास न्यू ग्रेन्स बनते हैं, हमारा जो एंड रिजल्ट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट। इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे क्या है, न्यू ग्रेन्स बनते हैं, न्यू ग्रेन्स रिप्लेस, हमारे जो न्यू ग्रेन रिप्लेस दे वर डिफॉर्म बाय द इंटरनल स्ट्रेसेस, जो इंटरनल स्ट्रेसेस से जो हमारे न्यू ग्रेन्स बने होते हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं, न्यू फॉर्मेशन होती है। देन वी हैव फुल एनीलिंग। फुल एनीलिंग में क्या है, स्टील इज हीटेड टू इट्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर, यानी कि अबव क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट किया जाता है। हेड पर सफिशिएंट टाइम, उसे काफी देर रखा जाता है टू अलाउ द मटेरियल टू फ्री फॉर्म ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट ग्रेन स्ट्रक्चर, उसे काफी देर मटेरियल को ऑस्टेनाइट और ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट ग्रेन स्ट्रक्चर बनने के लिए रख देते हैं। द मटेरियल इज देन अलाउड टू कूल स्लोली, मटेरियल को हम आहिस्ता आहिस्ता कूल करते हैं ताकि हमारा इक्विलिब्रियम माइक्रो स्ट्रक्चर हम अटेन कर सकें। ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील। ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ कार्बन कॉन्टेक्ट, हमारा जो हमें कैसे पता चलता है कि हमें उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से हीट करना है या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट करना है। तो हाइपो ईयूटेक्टाइड स्टील होगा, तो हाइपो ईयूटेक्टाइड स्टील में हम लोग उसे अगर हाइपो यूटेक्टाइल स्टील होगा तो उसे हम अपर क्रिटिकल से ऊपर हीट करेंगे 30 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, उसे अपर हाइपो यूटेक्टाइल स्टील में उसे 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसे अपने अबव हीट करेंगे। अगर हाइपर यूटेक्टाइल स्टील होगा तो उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट करेंगे। हमारे पर्पस ऑफ फुल एनीलिंग है टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस, हमारी जो इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं उनको हम रिमूव कर सकें, हार्डनेस को रिड्यूस कर सकें, डक्टिलिटी को इंक्रीज कर सकें, ग्रेन साइज को रिफाइन कर सकें, और होमोजीनियस हमारा जो केमिकल कंपोजिशन हो वो होमोजीनियस हो रही हो, होमोजीनियस हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन हो वो होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन हो, यानी कि स्ट्रक्चर सेम हो। फॉर द मेकिंग द मटेरियल सुटेबल फॉर हाई मशीनिंग, हम मटेरियल को हाई मशीनिंग के लिए प्रोसेस मशीनेबिलिटी उसकी इंक्रीज कर सकें टू मेक स्टील सुटेबल फॉर अंडरगोइंग अदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, और हम स्टील को सुटेबल फॉर अंडरगोइंग अदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लाइक हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, हम अदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए उसे सुटेबल बना सकें, हार्डनिंग जैसे कि नॉर्मलाइजिंग, हम प्रोसेस ऑफ फुल एनीलिंग में। देन है हमारे पास आइसोथर्मल एनीलिंग, इट इज द प्रोसेस इन विच hypo-eutectile steel is heated above the upper critical temperature and this temperature is maintained for time, then temperature is brought down below the lower critical temperature and is again maintained, then finally it is cooled at room temperature। then हमारे पास isothermal में क्या है,
कि हम स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से हीट करते हैं, फिर उसके बाद उसे उस बहुत तेजी से कूल किया जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक। हमने क्या किया है कि हाइपोयूज स्टाइल को हीट करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का, देन इस टेम्परेचर इज मेंटेन फॉर अ टाइम। इस टेम्परेचर इस अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसको काफी देर स्टील को रखा जाता है, देन उसको फौरन ही उस टेम्परेचर को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक लाया जाता है, फौरन क्विक कूल से जल्दी से बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो लेके आते हैं, फिर उसे फिर उधर उसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे फिर रखा जाता है और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल एनीलिंग। The prefix isothermal associated with annealing implies that transformation of austenite take place at constant इसको हमने आइसोथर्मल इसलिए कहा है कि हमने इधर काफी टेम्परेचर पे काफी देर उसको रखते हैं ताकि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑस्टेनाइट की कंप्लीट हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे काफी देर रखते हैं। इसकी जो एडवांटेजेस हैं कि ये मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है, होमोजेनियस स्ट्रक्चर और बेटर सरफेस फिनिश सरफेस फिनिश आता है। इसका स्ट्रक्चर जो है एक जैसा होमोजेनियस होता है, हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर नहीं होता। और जो टाइम होता है इसमें इस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल हमारा वो कम होता है, क्योंकि हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे थोड़ी देर मटेरियल को रखने के बाद जैसे उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाते हैं तो हम उसे क्विक कूलिंग करते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। द प्रोसेस इज ऑफ ग्रेट यूज फॉर अलाय स्टील। ये जो प्रोसेस है अलाय स्टील्स वगैरह के लिए यूज है, वेरी यूजफुल है, हैविंग टू बी कूल्ड स्लोली। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल साइज कंपोनेंट्स। ये स्मॉल साइज कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है। हैवी कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू दिस ट्रीटमेंट because it is not possible to cool them rapidly and uniformly to holding the temperature at which the transformation occur. This structure won't be homogeneous, so mechanical properties will vary across the cross section. डिफ्यूजन एनीलिंग क्या है? दिस प्रोसेस इज नोन एज होमोजेनियस एनीलिंग। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है जब हम स्टील को इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे वो एक दूसरे के साथ अंदर अच्छी तरह घुल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। इसके अंदर आयरन कार्बन कार्बाइड्स जो है वो इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि अंदर सही तरह वो मिक्स हो जाएंगे। और हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर उसे गर्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो टेम्परेचर चूज किया जाता है वो 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव, क्योंकि आपका डिफ्यूजन रेट हाई होता है अब हाई टेम्परेचर पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज होमोजेनाइजिंग एनीलिंग इज एम्प्लॉयड टू रिमूव एनी स्ट्रक्चरल नॉन यूनिफॉर्मिटीज। ये हम लोग यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं ताकि हम डिफ्यूजन एनीलिंग क्या है हमारा स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म हो। जैसा कि हमारे पास डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। डेंड्राइट इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर with the bonding tree like structure, ठीक है, columnar grains and chemical inhomogeneity। जो केमिकली जो इनहोमोजेनियस स्ट्रक्चर पैदा होता है, जो केमिकल होमोजेनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज आइडेंटिकल, तो हम लोग इसे क्या कहें? केमिकल होमोजेनियस। अगर उसका कंपोजिशन आइडेंटिकल नहीं है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इनहोमोजेनिटी। को रिमूव करने के लिए हम ब्रिटलनेस को इंक्रीज करता है, रिड्यूस डक्टिलिटी को डिक्रीज करता है, टफनेस ऑफ द स्टील को इंक्रीज करता है। स्टील इज हीटेड सफिशिएंटली अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। स्टील को हम अबव क्रिटिकल टेम्परेचर यानी 1000 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अब हीट करते हैं। उस टेम्परेचर पे 10 से 20 घंटे तक उस टेम्परेचर पे रखते हैं। Saturated zones are eliminated. हम saturated zones are eliminated. Chemically homogeneous steel is obtained by this treatment as a result of diffusion. हमारे पास saturated zones में यानी कि अलग-अलग zones इसमें नहीं है। इसमें हमारे पास हम इसे उसी टेम्परेचर पे 10 से 20 घंटे रखते हैं, फिर उसके बाद उसे स्लो कूलिंग करते हैं। Heating to such a high temperature result in coarsening of austenitic grains. हमारे पास हैवी स्केल बहुत ग्रेन्स जो बनते हैं वो हैवी ग्रेन्स बनते हैं, फाइन नहीं होते, वो है कोर्स ग्रेन्स बनते हैं। The coarse austenite thus obtained further transforms to coarse porelite on cooling, which is not a desirable structure as mechanical properties are impaired. इसमें पास हमारा जो ऑस्टेनाइड होता है वो कोर्स ऑस्टेनाइड होता है, उसका डिजायरेबल स्ट्रक्चर होता है, डिजायरेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी उसके मुताबिक नहीं होती। इसमें ये जो हमारा डिफ्यूजन लिंक से जो हमारा आता है वो हार्ड होता है। इसमें हमारे पास जो मेन एम होता है टू रिमूव केमिकल हेट्रोजेनिटी। जो केमिकली जो केमिकली कंपोजिशन है जो उसको हम रिड्यूस करते हैं। केमिकल टू रिमूव द केमिकल कंपोजिशन, द इम्पैक्ट एनर्जी एंड डक्टिलिटी ऑफ द स्टील इंक्रीजेस। इसमें डक्टिलिटी ऑफ द स्टील इंक्रीजेस एज द होमोजेनियस स्ट्रक्चर इंक्रीजेस।
इम्पैक्ट एनर्जी और डक्टिलिटी ऑफ द स्टील जो है वो इंक्रीज करती है जैसे ही हम होमोजेनाइजिंग स्ट्रक्चर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हार्डनेस इंक्रीज होती है, यील्ड स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन द होमोजेनाइजिंग स्ट्रक्चर। होमोजेनाइजिंग एनीलिंग हैज अ फ्यू शॉर्टकमिंग एज वेल एज, इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक ग्रेन हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स का ग्रेन बनता है वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, थिक स्केल्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टील की सरफेस पे थिक थिक स्केल्स बन जाते हैं स्ट्रक्चर साइड, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है ड्यू टू द टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है इसका। देन वी हैव पार्शियल एनीलिंग। पार्शियल एनीलिंग में क्या है कि हमारे पास इट इज कॉल्ड एज इंटर क्रिटिकल एनीलिंग और इनकम्प्लीट एनीलिंग इन द प्रोसेस इन विच स्टील इज हीटेड बिटवीन, इसमें हम स्टील को हीट करते हैं अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के दरमियान में और फिर उसकी स्लो कूलिंग करते हैं। अगर हाइपर जनरली हाइपर ईयूटेक्टाइड स्टील आर सब्जेक्टेड टू दिस ट्रीटमेंट, हमने आयरन कार्बन डायग्राम में हाइपर ईयूटेक्टाइड स्टील पढ़ा था कि उसको हम आर सब्जेक्टेड टू दिस ट्रीटमेंट, द रिजल्टेंट माइक्रोस्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फाइन पेराइट, जो हमारा माइक्रोस्ट्रक्चर आता है वो फाइन पेरलाइट होता है, उनके जो ग्रेन्स बनते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे एंड सीमेंटाइड इंसाइड ऑफ कोर्स पेरलाइट की बजाय उसका फाइन स्ट्रक्चर होता है, और नेटवर्क ऑफ सीमेंटाइट एट ग्रेन बाउंड्रीज at late temperature involved in this process it is less expensive than full annealing। इसमें हमारे पास लेस टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से फाइन ग्रेन्स बनते हैं और हमारा ये प्रोसेस भी कम एक्सपेंसिव होता है। हाइपो ईयूटेक्टाइल स्टील आर सब्जेक्टेड टू दिस ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव, हम हाइपो ईयूटेक्टाइल स्टील इसमें जो यूज करते हैं ताकि उसकी मशीनेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। स्टील विद द कोर स्ट्रक्चर ऑफ फेराइड एंड पेरलाइट आर नॉट सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट, जो हमारे पास स्टील का जो फेराइड और पेरलाइट का कोर स्ट्रक्चर है वो इस ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। दिस बिकॉज ओनली कंसिडर अमाउंट ऑफ फेराइड रिमेन अनट्रांसफॉर्म, क्योंकि इसमें जो फेराइड होता है वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता, पेरलाइट और फेरलाइट जो होता है कोर स्ट्रक्चर वाला वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता। द कोर्स आर एक्युलर अनट्रांसफॉर्म्ड फेराइट रिजल्ट इन पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ना होने की वजह से हमारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, मतलब पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, हमारा रिजल्ट जो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का फायदा नहीं होता। सो देन हमारे पास क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग, द प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ हीटिंग स्टील अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर एंड कूलिंग देयर आफ्टर। इट इज यूज्ड टू ट्रीट वर्क हार्डन स्टील, hardened made out of low carbon steel. This allow the part to be soft enough to undergo further cold working without fracturing। रिक्रिस्टलाइजेशन स्टील में हमारे पास 650 टू 675 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम स्टील को हीट करते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, फिर उसको आखिर में यूज करते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास क्या, हम स्टील को स्टील अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन, हम अबव रिक्रिस्टलाइजेशन से अबव हीट करते हैं, उस टेम्परेचर पे रखते हैं और फिर उसकी कूलिंग करते हैं। इससे हमारा स्टील जो है वो सॉफ्ट होता है और फर्दर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के लिए यूज हो जाता है, हमारे फ्रैक्चर्स उसमें नहीं आते, वो सॉफ्ट होने की वजह से उसमें फ्रैक्चर्स नहीं होते। ये हमारे पास डायग्राम है, ये यानी कि उस आयरन कार्बन डायग्राम से हमने प्रोसेस एनीलिंग इस टेम्परेचर पे होती है, नॉर्मलाइजिंग एंड हार्डनिंग रेंज ये है कि इस साइड पे हमारे पास ये नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग रेंज है कि हम अपने मटेरियल को हार्ड कर सकते हैं, कोर रिफाइनिंग यानी कि उसका होमोजेनियस स्ट्रक्चर ला सकते हैं। जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का ये फार्मूला है, Tf is equal to 0.3 into 0.5 MP। At little scaling and decarburization occurs in recrystallization. Annealing is preferred over full annealing. No phase change take place, and the final structure consists of strain-free aggregate grains of fine ferrite produced at the expense of deformed elongated ferrite grains. However, it would very coarse grain if the steel has undergone critical amount of deformation. In such case, full annealing is preferred। इसमें हमारे पास जो इट प्रोड्यूस वेरी कोर्स ग्रेन, इसमें हमारे जो ग्रेन्स बनते हैं वो वेरी कोर्स ग्रेन होते हैं, अंडरगोन क्रिटिकल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, और फुल इसमें हम इन सच केसेस हम लोग क्या करते हैं, फुल एनीलिंग को प्रेफरेंस देते हैं। एम ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज क्या है, हमारी डक्टिलिटी को रिस्टोर करता है, ग्रेन के स्ट्रक्चर हमारा कोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील में। ये हमारे पास परसेंट रिक्रिस्टलाइजेशन है, और ये हमारे पास टाइम ऑफ एनीलिंग है। टाइम ऑफ एनीलिंग से हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि न्यू ग्रेन्स जो बनते हैं उसका देखा हुआ है कि उसकी परसेंटेज टाइम ऑफ एनीलिंग इंक्रीज करने से
हमारा वो जो परसेंट रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि न्यू ग्रेन्स की बनने के वो उसमें टाइम लगता है हमारा। ये देखो इनकॉर्पोरेशन टाइम यहाँ कम है। अ टिपिकल रिक्रिस्टलाइजेशन कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देन वी हैव सल्फोडाइजेशन एनीलिंग। सल्फोडाइजेशन एनीलिंग क्या होती है? हम किसी भी मटेरियल को सॉफ्ट बना सकते हैं। इट इज कॉल्ड सल्फोडाइज। हम इसे सल्फोडाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन हमारे स्फीयर की फॉर्म में होता है। जो हमारा कार्बन होता है वो स्फीयर की फॉर्म में होता है। तो वो स्फीयर की फॉर्म में बन जाता है। ये प्रोसेस इन पर किया जाता है जो डिफिकल्ट टू मशीन होते हैं। ये प्रोसेस जो सल्फोडाइजेशन जो है वो उन पे किया जाता है जहाँ हमारी मशीनिंग डिफिकल्ट होती है। जिन पार्ट की मशीनिंग नहीं कर सकते ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होती है। 723 डिग्री सेंटीग्रेड टू 770 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पे गर्म होते हैं। Sulfidization annealing consists of heating, soaking, and cooling, invariably very slowly to produce sulfidyl perlite or globular form of carbides in steel. इसमें जो कार्बाइड होता है वो स्फीयर की फॉर्म में होता है। हम इसको मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अनिल हाइपर ईयू टेक्टाइल स्टील। हाइपर ईयू टेक्टाइल स्टील कंसिस्ट ऑफ पेरलाइट एंड सीमेंटाइट। हाइपर ईयू टेक्टाइल स्टील में क्या होता है? पेरलाइट एंड सीमेंटाइट होता है। दिस सीमेंटाइट forms a brittle network around the perlite. This present difficulty in machining the hyper EU tactile steel. इसमें इस हाइपर यूयू टेक्टाइल में पेरलाइट और सीमेंटाइट होने की वजह से उसकी मशीनिंग में डिफिकल्टी होती है। तो उसको इम्प्रूव करने के मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कि हम सल्फोडाइजेशन एनीलिंग करते हैं। दिस प्रोसेस विल प्रोड्यूस अ सल्फोडियल एंड आर globular form of carbide in a ferritic matrix which makes a machining easy. Prolonged time at the elevated temperature will completely break up the periodic structures and cementite network. This structure is sulfidite. हमारे पास इसमें हमने कहा है कि prolonged time at the elevated temperature, हम जो long temperature will completely break, हमारे पास जो elevated temperature पे हमारे completely break up हो जाता है ये periodic structure का और cemented wire का network का। This structure is called sulfidite यानी कार्बाइड जो है हमारा स्फीयर की फॉर्म में होता है। ये हमारे पास है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होता है। ये देखो डॉटेड लाइन शो ऑफ कर रही है कि ये सल्फोडाइजेशन जो होती है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होता है। उस पर हम उसे गर्म करते हैं। सल्फोडाइजिंग प्रोसेस अप्लाइड एट टेम्परेचर बिलो एंड अबव द रिक्लासिफिकेशन। ये हम लोगों ने क्या किया कि सल्फोडाइजेशन जो है अप्लाइड एट लो टेम्परेचर बिलो एंड अबव, हमने उसके बिलो और फिर अबव, हमने बिलो टेम्परेचर पे की है तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है और अबव पे की है तो हमारे पास ये आता है जो हमारा स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर आता है। Sulfidizing process heating the part to a temperature just below the ferritic austenite line or below the austenite cementine, essentially below 727 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस होता है। होल्ड द टेम्परेचर, और इसे काफी देर इधर रखा जाता है। इसी टेम्परेचर पर होल्ड करते हैं फिर उसको कूलिंग करते हैं स्लोली। Cycle multiple times between temperatures slightly above and slightly below the 727 degree centigrade. For example, between 700 and 750 degree centigrade and slow cool. For tool and alloy steel, heat to 750 to 800 degree centigrade, hold for several hours, followed by slow cooling. All this method result in structure in which the cement and in the form of small globules. जो structure इसका method का जो structure हमारे पास form होता है small globules होते हैं dispersed throughout the ferrite matrix. This structure allowed for improved machining in continuous cutting operations. ये जो हमारे पास continuous cutting operation में use होता है lathe, screw machine, sulfidization also improve resistance to abrasion. Sulfidization जो है improve resistance करती है यानी abrasive particles की sulfidization also improve resistance to abrasion के हमारे पास जो abrasive particles होते हैं जिस तरह हमारे पास grinding होती है तो उसमें abrasive particles होती हैं तो उसकी रेजिस्टेंस को भी सल्फोडाइजेशन हमारी ग्रेन्स के अब्रेसिव पार्टिकल्स के रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव कर देती है यानी कि उसकी अगेंस्ट रेजिस्टेंस इम्प्रूव करती है। इसमें मिनिमम हार्डनेस होती है, मैक्सिमम डक्टिलिटी होती है, मैक्सिमम मशीनेबिलिटी होती है और मैक्सिमम सॉफ्टनेस होती है।